मगर मैं रहम करता हूँ ज़िबा के दौरान, यानी हर मुमकिन भलाई और नरमी से काम लेता हूँ, उसे अजियत नहीं होने देता। जब ये बात कह दी आका फरमाया वशात इन रहमतहा रहमकल्लाह, बकरी या बकरा अगर तूने ज़िबा के वक्त भी उस पर रहम किया तो सुन लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सिले में तुम पे रहमत फरमाएगा। तो जानवरों पर रहमत के सिले में अल्लाह की रहमत। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुस्नद में, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में, इमाम बज़्ज़ार और तबरानी ने भी इस्नाद सही के साथ रिवायत की। फिर हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर राहिमा वलौ ज़बीहता उसफूरिन, अगर एक चिड़िया और मामूली सा परिंदा उसको भी आप ज़िबा कर रहे हैं और उस ज़िबा करते हुए भी शफकत, नरमी और रहमत का दामन हाथ से न छोड़ा, रहमहुल्लाह ताला यौमुल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस मामूली सी चिड़िया और परिंदे को नरमी और शफकत के साथ ज़िबा करने के सिले में क़यामत के दिन उस शख्स पर रहमत फरमाएगा। अब इस तरह कुछ लोगों का उस वक्त तरीका था कि जानवर को अजियत देते, उनको मस्क कर देते, उनके यानी जब मर जाता कोई तो उसको मस्क कर देते, और कई जानवरों के उनके चेहरों के ऊपर मुख्तलिफ गहरी गहरी सुइयाँ या चाकू या बड़े गहरे आलात के ज़रिए उनके ज़ख्मी करते और निशान बनाते, उनको रंग भरते, निशान बनाते। तो कई लोग उनको उनकी शक्ल को मस्क कर देते, अजियत देते। कई लोग खड़ा करते किसी जानवर को या किसी परिंदे को या मुर्गे को या मुर्गी को और उसको निशाना बना के तीर मारते। इस तरह वो निशाना सीखते थे, तीरबाजी सीखते थे, अलगर नेज़ाबाजी सीखते थे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के उस दौर जाहिलियत के लोगों के रिवाज थे। आका अलैहिस्सलाम ने इन तमाम उमूर को हराम करार दे दिया इस उसूल पर कि इससे जानवरों को और परिंदों को अजियत होती। फरमाया लअनल्लाहु मन मस्सला बिल बहाइम, जिसने मुसला किया इन जानवरों का, बहाइम का, उनको अजियत दी, अल्लाह उस पर लानत भेजेगा, अपनी रहमत से उसे महरूम कर देगा। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुज़रे आप एक जगह से और एक शख्स निशाना बना रहा था, कुछ और लोग भी खड़े थे, सारे मिल के निशाना बना रहे थे एक बैल पर, उसको तीर मारते थे और एक ख़ास जगह उसकी मुकर्रर कर रखी थी, उस दायरे के अंदर तीर मारते थे, निशाना कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम ने नापसंद किया, रुक गए, फरमाया ला तुमस्सिलू बिल बहाइम, ख़बरदार इन जानवरों को, बहाइम को अजियत मत दो। इमाम नसाई ने सुनन में इसको इस्नाद सही के साथ रिवायत की। अब हिशाम बिन ज़ैद बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं कि मैं अपने दादा यानी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत हकम बिन अय्यूब के घर गया और वहाँ मैंने देखा कि एक गिरोह था कुछ लोगों का। फ़ैज़ा कौमुन कद नसबू दजाजतन यरमूनहा, उन्होंने एक मुर्गी को बांध रखा था, एक जगह पे जकड़ रखा था और उसको निशान बना रहे थे और तीर मारते थे, निशाना अपना पुख्ता करने के लिए। उनको हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, फ़क़ाल अनसुन नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुस्बरल बहाइम, आका अलैहिस्सलाम ने इस अमल को मना कर दिया, इसे हराम करार दे दिया है कि जानवरों को इस तरह बांध कर अपना तीर का निशाना बनाया जाए। उन पर निशानाबाजी मत करो, ये अजियत देने का अमल है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अजियतनाक अज़ाब देगा। यह हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में आई है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तत्तखिज़ू शैअन फ़ीहि रूह गरदा, कोई ऐसा जानवर, कोई चीज़ जो ज़ी रूह है, जिसमें जान है, तो किसी जानदार शय को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया निशाना ना बनाया जाए, कि उस पर निशाना सीखा जाए, अजियत ना दी जाए। सख्ती से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दी। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये ऊपर की हदीस भी सही मुस्लिम में थी, उससे पहली वाली हिशाम बिन ज़ैद बिन अनस की बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ अलैह थी। सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़रे, कुरैश के कुछ नौजवान बच्चे थे, एक मुर्गी को उन्होंने बांध रखा था, जकड़ रखा था, उसको निशाना बना रहे थे, उस पर तीर चलाते थे। तो आपको देखकर वो जवान बच्चे भाग गए। फलम्मा राऊ इब्न उमर तफर्रकू फ़क़ाल इब्न उमर मन फ़अल हाज़ा लअनल्लाहु मन फ़अल हाज़ा इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन मन इत्तख़ज़ शैअन फ़ीहि रूह ग़रदा। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये जुल्म किसने किया है?
जिस शख्स ने मुर्गी पे जुल्म किया है और अपना निशाना बनाया है, अजियत दी है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अजियतनाक अजाब देगा और अपनी रहमत व शफकत से महरूम कर देगा। और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई है कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है जो अजियत देता है जानवरों को, मुर्गियों को, परिंदों को अपना निशाना बनाने के लिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला ने भी यही बात की है, यानी जानवरों को टॉर्चर करना या लॉन्ग सफरिंग देना, ये टॉर्चरिंग जो है इसको फरमाया कि अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है, अपनी रहमत से उस शख्स को मारूम कर देता है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक्तल शय्युन मिन अद-दवाब सबरा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स ने जानवरों में से किसी को भी अजियत दी और अजियत के साथ कत्ल किया, अल्लाह ताला पर अपनी रहमत बंद कर देता है, इसको हराम। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में जबानी जंग, मोदी का कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर हमला, कांग्रेस ने भी किया पलटवार। पेट्रोल कीमत में फी लीटर ₹1.5 से ज्यादा का इजाफा, तेल कंपनियों ने जितनी कीमत घटाई थी सार्फिन की जेब से ली वापस। सियासी जमातों को आरटीआई के दायरे में लाने पर हुकूमत खामोश, इंफॉर्मेशन अफसर मुकर्रर करने की डेडलाइन आज होगी खत्म। उत्तराखंड में तबाही का 1 माह पूरे होने के करीब, गुमशुदगान की जानकारी नहीं मिली तो आज करार दिया जाएगा हलाकशुदा। मगरबी बंगाल में पंचायत चुनाव का आज दूसरा मरहला, सिंगूर और नंदीग्राम में भी डाले जाएंगे वोट। और एशेज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने 14 रनों से हराया ऑस्ट्रेलिया को, एंडरसन ने झटके 10 विकेट। तफसीलात। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच ज़बानी जंग तेज होती जा रही है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि जब भी वो बहरान में होती है तो वो इससे बचने के लिए सेक्युलरिज्म का बुर्का ओढ़ लेती है। कांग्रेस ने कहा है कि सेक्युलरिज्म का बुर्का फ़िरक़ावारियत से बेहतर है। पुणे में बीजेपी इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर जब भी मुसीबत या परेशानी आती है तो वो सेक्युलरिज्म का बुर्का ओढ़कर बनकर में घुस जाती है। मोदी ने कहा कि महंगाई, बदउनवानी, डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कद्र और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल पर कांग्रेस अवाम को उनके सवालों के जवाब नहीं देती। मोदी का कहना है कि जब भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है वो सेक्युलरिज्म के खतरे में होने की दुहाई देती है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का दौर चलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के संकट में आई हो, महंगाई के सवालों का जवाब देने का संकट पैदा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट से डंडा चला हो, मंत्रियों को जेल जाने की नौबत आई हो, निर्दोष बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हो, असुरक्षा का माहौल हो, जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वो समझती है क्या करती है, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन करके बंकर में
कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के हमले का जवाब दिया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने ट्विटर पर अपने रिमार्क में कहा है कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म का लिबादा बीजेपी की फिरकावारियत से बेहतर है। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी के सेकुलरिज्म लफ्ज पर एतराज से ये साफ हो गया है कि उन्हें मुल्की आईन पर कितना भरोसा है। अगर मोदी जी को सेकुलरिज्म शब्द पे आपत्ति है तो इसका मतलब उन्हें भारतीय संविधान पे भी आपत्ति है, क्योंकि संविधान में तो सेकुलरिज्म शब्द दिया हुआ है जिसको सबने स्वीकार किया। रॉयटर को दिए गए हालिया इंटरव्यू पर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह घेर रखा है। मोदी का ताजा हमला कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश है। आम चुनाव के नजदीक आते आते मोदी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग और तेज होने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हाल ही में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने वाली जेडीयू ने मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि मोदी सिर्फ मर्ज बताते हैं, मर्ज का इलाज नहीं। पार्टी लीडर शिवानंद तिवारी ने मोदी से कहा है कि उन्हें मुल्क को दरपेश मसाइल के हल का फार्मूला भी बताना चाहिए। तो रोज लगा रहा है, हम लोग भी लगाते हैं सरकार पर, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप चूंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इसलिए देश आपसे अपेक्षा करता है कि जो आप सिर्फ रोग मत गिनाइए, रोग का डायग्नोसिस ही मत कीजिए। रोग का डायग्नोसिस जो है हर आदमी कर रहा है, जो रोग का शिकार है वो खुद जो है समझता है कि क्या रोग है। आप ये बताइए कि इस रोग का इलाज क्या है। जेडीयू के एक और लीडर साबिर अली ने सेकुलरिज्म से मुताल्लिक़ मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि बीजेपी की बुनियाद फिरक़ेवारियत पर है और पार्टी के जरिए मोदी को सामने लाने का मकसद अवाम में नफरत पैदा करना है। बीजेपी की बुनियाद इसी बेस पर खड़ी हुई, जो उसकी घर तामीर हुई है, वो ऐसे लोग एक एक करके वो निकालती है। और इस बार नरेंद्र मोदी को पेश करने का और सामने लाने का और कैंडिडेट बनाने का, प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद। ऐसे बात करो कि ये देश दो भागों में बढ़ जाए, लेकिन ये देश के लोग एक साल से नहीं, हजारों साल से एक साथ एक ही घर में पैदा होते हैं, अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, चाहे वो किसी धर्म के, बहुधर्मीय के लोग हैं, यहाँ बंटने वाले नहीं हुए। और ऐसे लोगों को एक तार देश उनको इस बार उनके जगह पे जहां से आए वहीं पहुंचा देगी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। इस बार ये इजाफा ₹1.55 फी लीटर किया गया है। 6 हफ्तों में ये चौथा मौका है कि जब ईंधन की कीमत में इजाफा किया गया है। ये इजाफा निश्चित से नाफिज हो गया है। आम लोगों और सियासी पार्टियों ने इस इजाफे पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। इस इजाफे में वैट और सेल टैक्स शामिल नहीं है। यकम जून से लेकर अब तक 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। नई कीमत के नाफिज होने से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹68.58 की जगह ₹70.44 में मिलेगा। आम लोगों का इस इजाफे पर बरहम होना लाजमी है। बेवकूफ बनाते सारे, बुरा बना दो, कट्टे हटा दो साले को, इनका भाषा का जब चाह रहा है इतना। आम आदमी को तो मरना है, इन लोगों को थोड़ी ना मरना है। दिक्कतें तो बहुत आती हैं, तो हर दूसरे दिन बढ़ जाते हैं, कोई नई बात नहीं लगती। अब यही है, आप पैदल चलिए, सेहत भी बढ़ेगी और जेब भी बढ़ेगी। पेट्रोल का आप डे बाय डे जो दाम ये बढ़ा रहे हैं, तो उससे काफ़ी हम लोगों के बजट में फ़र्क पड़ेगा। और ये सरकार जो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये पीपल फ्रेंडली सरकार है। महंगा भी मार रही है, प्याज मार रहा है, टमाटर मार रहा है, सब्जी मार रही है, बाजू पेट्रोल मार रहा है। इंसान जाए तो कहाँ जाए। वेजिटेबल्स है, पेट्रोल, चल हर जगह महंगाई बढ़ने की वजह से हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना, होटल में जाना, ये सब बंद हो गया है। तेल कंपनियों ने यकम जून को वैट बगैर 75 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। 16 जून को ₹2 फी लीटर और 29 जून को ₹1.82 फी लीटर तक कीमत बढ़ाई गई थी। इस तरह इस बरस के शुरू में पेट्रोल की कीमत में जितनी कमी की गई थी, उसे 6 हफ्तों में लोगों की जेब से वापस ले लिया गया। ताहम डीजल की कीमत में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के मसले पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन अफसर मुकर्रर करने के लिए इन्फॉर्मेशन कमीशन ने सियासी जमातों को जो डेडलाइन दी थी, वो आज खत्म हो रही है। आरटीआई एक्ट को नाफिज करने की जिम्मेदारी निभाने वाले महकमे पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत सियासी पार्टियों को इस कानून से बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है।
बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाला DOPT इसके लिए सिविल सोसाइटी से सलाह मशवरा कर सकता है। इसके बाद ही ऑर्डिनेंस लाने पर कोई फैसला किया जाएगा। RTI एक्ट में तरमीम को लेकर वजारत कानून ने पहले ही अपनी रजामंदी दे दी है। अगर RTI एक्ट में की गई तरमीम को सभी मुतल्लिका फरीक़ैन की मंजूरी मिल जाती है तो इसे पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश किया जा सकता है। मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन ने कांग्रेस, BJP, NCP, CPIM, CPI और BSP को इंफॉर्मेशन अफसरों की तकर्रुरी के लिए 6 हफ्तों की जो मोहलत दी थी वो आज खत्म हो रही है। समझा जा रहा है कि DOPT RTI एक्ट के सेक्शन 2 में तरमीम करके सियासी पार्टियों को बचा सकती है। इसके अलावा दूसरे मुतबादिल के तौर पर हुकूमत सियासी पार्टियों को मराआत हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में भी रख सकती है, जिसमें मरकजी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। हालांकि दूसरे मुतबादिल को अपनाने के आसार काफी कम हैं, क्योंकि इससे अवाम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना सरगर्मियों के पस मंजर में रियासती हुकूमत और आला फौजी कमांडरों से सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज रियासत का दौरा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल बिक्रम सिंह आज श्रीनगर पहुंचेंगे और रियासत के गवर्नर NN वोहरा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से तबादला ख्याल करेंगे। 15 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वादी कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों और सिक्योरिटी की सूरत हाल की तफसीलात फौजी सरबराह को फराहम कराएंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों में इजाफे के दौरान फौजी सरबराह रियासत के दौरे पर जा रहे हैं। 24 जून को दहशतगर्दों ने एक फौजी काफिले पर हमला किया था, जिसमें 8 जवान हलाक और कई जख्मी हो गए थे। समझा जाता है कि फौजी सरबराह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुताल्लिक भी मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। PSPD सरबराह मायावती ने ज़ात व मजहब की बुनियाद पर की जाने वाली रैलियों का दिफा किया है। माया का कहना है कि BSP की इस तरह की रैलियों का मकसद मुआशरे में उखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। लखनऊ में मीडिया से खिताब करते हुए माया ने RSS VHP पर पाबंदी और UP में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। यूपी की साबिक वज़ीर आला मायावती का कहना है कि BSP समाज के तमाम तबकात में मसावात व बराबरी की ख्वाह है। BSP सरबराह का ये भी कहना है कि ज़ात व मजहब की बुनियाद पर मुनक़िद की जाने वाली BSP की रैलियों का मकसद समाज को जोड़ना है। काबिल गौर बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सियासी जमातों को ज़ात व मजहब की बुनियाद पर रैलियां न करने की हिदायत दी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने अपनी पार्टी की जानिब से ज़ात व मजहब की बुनियाद पर की जाने वाली रैलियों का दिफा किया। और इतना ही नहीं बल्कि ये पहल हमारी पार्टी द्वारा यहाँ जातीय आधार पर सर्व समाज को आपस में बांटने के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज में सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए की जा रही है कि हमारी पार्टी इस किस्म की जातीय आधार पर बनी हुई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर यहाँ समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहती है।
इस दौरान मायावती ने आरएसएस वीएचपी पर भी पाबंदी का मुतालबा किया। माया का कहना है कि ये जमातें खुद को गैर सियासी बताती हैं, लेकिन सियासी जमातों पर कंट्रोल करती हैं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व बजरंग दल आदि प्रमुख हैं, जो ये लगभग सभी संगठन हर चुनाव में ज्यादातर बीजेपी की दिशा व चुनावी रणनीति आदि तय करते हैं। इसके साथ ही इस पार्टी के सीएम व पीएम के उम्मीदवार तक भी तय करते हैं। ऐसे अन्य और सभी धार्मिक संगठनों पर भी मान्य कोर्ट को भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर जरूर रोक लगानी चाहिए। इस मौके पर साबिक वजीर आला अपनी हरीफ सियासी जमात समाजवादी पर निशाना लगाना नहीं भूली। माया ने इल्जाम आयद किया कि यूपी में आज कानून की नहीं बल्कि माफिया की हुक्मरानी है। साबिक वजीर आला ने यूपी में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि महामहिम श्री राजपाल जी ने अभी तक भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए हमारी पार्टी मीडिया के माध्यम से आज फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राजपाल जी से अपनी इस मांग को दोहराती है। बीएसपी सरबराह ने कांग्रेस और बीजेपी पर मुल्क के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम आयद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में बारिश और सैलाब से तबाही का एक माह पूरा होने को है, लेकिन अब तक वहां हालात मामूल पर नहीं आए हैं। हजारों अफराद अब भी लापता हैं। रियासती हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि 15 जुलाई तक जिन लापता अफराद की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, उन्हें हलाकशुदगान की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 17 जून को जो तबाही हुई थी, रियासत के आवाम उसके खौफनाक असरात में मुब्तला हैं। तबाही का मरकज रहे केदारनाथ में अभी तक मलबा साफ करने का काम भी शुरू नहीं हो सका है। वहां सैकड़ों लाशें दबी होने का अंदेशा है। लगातार हो रही बारिश मलबे की सफाई की राह में हायल है। इसके अलावा सड़कें टूटी होने के सबब सैकड़ों गांव रियासत के बकिया हिस्सों से कटे हुए हैं और वहां राहत और मदद पहुंचाना मुश्किल बना हुआ है। मौसम खराब होने का अनुमान है। वहां पर 6 जगहों पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के लोग पहले से तैनात हैं, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो मतलब दिक्कतें आती हैं तो वो हम वहीं पर लोकली अवेलेबल होंगे और लोगों की मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। कुदरती कहर के दौरान लापता हुए अफराद की तलाश में लोग अब भी दर दर भटक रहे हैं। लोग अपनों की तलाश में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के अस्पतालों, धर्मशालाओं और आश्रमों के चक्कर लगा रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि तकरीबन 3,500 अफराद लापता हैं, लेकिन दीगर जराए इससे कहीं ज्यादा के लापता होने की बात कह रहे हैं। रियासती हुकूमत ने लापता अफराद की जानकारी मिलने के ताल्लुक से जो आखिरी तारीख मुकर्रर की है, वो आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला विजय बहुगुणा ऐलान कर चुके हैं कि 15 जुलाई तक जिन लापता अफराद के जिंदा होने की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, उन्हें हलाकशुदा करार देकर उनके रिश्तेदारों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ईटीवी न्यूज, देहरादून। मगरबी बंगाल में पंचायत चुनाव के दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जाएंगे। आज 3 अजला हुगली, मशरकी मिदनापुर और बृदवान में वोटिंग होगी। 12,869 नशिस्तों के लिए होने वाली वोटिंग में वोटर्स वोट देने के अहल होंगे। 10,637 ग्राम पंचायतों, 2,047 पंचायत समितियों और 185 जिला परिषदों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी की निगाहें आज हुगली के सिंगूर और मशरकी मिदनापुर के नंदीग्राम पर लगी होंगी, जहां किसानों की जमीन को लेकर हुई मुखालफत ने लेफ्ट की जड़ें हिला दी थी। मारूफ सहाफ़ी और शायर हसन फर्रुख का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो 77 बरस के थे। हसन फर्रुख जदीद लबो लहजे के शायर और सरकर्दा सहाफ़ी थे। नसर और नज़म में उनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। हसन फर्रुख हैदराबाद से शाये होने वाले उर्दू अखबार रहनुमाए दक्कन से एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहे थे। हसन फर्रुख के इंतकाल पर हैदराबाद के अदबी और सहाफ़ती हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 बेटे और 1 बेटी हैं। हसन फर्रुख की तदफीन आज बाद नमाज इशा अमल में आएगी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नई तामीरात का काम तेज़ कर दिया है। एक NGO की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान तामीरी कामों की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में नई तामीरात का मामला फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान एक अहम मुतनाज़ा मामला है। आलमी बिरादरी के लाख दबाव के बावजूद भी इसराइल फिलिस्तीनी मकबूजा इलाकों में नई बस्तियों की तामीर जारी रखे हुए है। एक NGO पीस नाउ की जानिब से जारी किए गए आददोशुमार के मुताबिक जनवरी 2013 और मार्च 2013 के दरमियान इसराइल ने मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में 865 नए हाउसिंग यूनिटों की तामीर की है। ये आददोशुमार गुज़िश्ता बरस इस सहमाही के दौरान तामीर किए गए हाउसिंग यूनिटों से 3 गुना ज्यादा हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान तामीरी कामों की रफ्तार सबसे ज्यादा है। NGO की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी अनकरीब खित्ते का दौरा करने वाले हैं। जॉन कैरी ने हाल ही में खबरदार किया था कि इम्कानी अमन मुआहदे के लिए वक्त निकलता जा रहा है। NGO पीस नाउ के जिम्मेदारान का भी कहना है कि यहूदी बस्तियों की तामीरात में तेजी से ये वाज़े हो रहा है कि इसराइल अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। This construction shows that the government does not really take seriously the efforts of the Americans, the efforts of Secretary Kerry to relaunch the peace process, because a government that wants peace would not allow such construction in the West Bank. फिलिस्तीनी लीडरान भी इसराइली बस्तियों की तामीर में आई तेजी पर सख्त बरहम हैं। This greed for land that this Israeli government is showing, as usual, destroys every chance for making a peace process. Not only will the Israelis refuse to freeze settlements, but they are expanding settlements at a rate which is far greater than anything we have seen before. This is a challenge to Mr. Kerry, this is a challenge to the American administration, but this is a disaster to the Palestinian people. वज़ीर की फिलिस्तीन का ये सख्त मौक़िफ़ है कि जब तक इसराइल मकबूजा इलाकों में तामीरी काम नहीं रोकता, अमन मुज़ाकरात नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बारिश और सैलाब के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। गुआंगजी जुआंग खुद मुख्तार खित्ते की पैराडाइज वैली में एक मुनहदिम शुदा डैम से पानी के खराज की वजह से आए सैलाब में 8 सयाह हलाक हुए। चीन के शुमाली मगरबी शांगजी सूबे में मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 27 तक पहुँच गई है। बारिश की वजह से चीन के मुख्तलिफ इलाकों में 3710 मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जबकि कई अहम सड़कें और राबता पुल बह गए हैं। सैकड़ों अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं।